कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपने अतीत का लेखा जोखा करे तो उसे अपनी ही जिंदगी में अलग अलग किस्म के जिंदगियों के सूत्र मिल सकते हैं। और ये संयोग की ही बात है, किसी एक दिन वह गलती से या शायद अपनी इच्छा से एक खास किस्म की जिंदगी को चुन लेता है और आखिर तक उसे निभाए लिए जाता है। सबसे सोचने की बात यह है, वे दूसरी जिंदगियां जिसे उसने चुना नहीं, मरती नहीं है, किसी न किसी रूप में वे उसके भीतर जीवित रहती है। और हर आदमी को उनमें अजीब सी पीड़ा महसूस होती है, जैसे टांग के कट जाने पर पीड़ा होती है। मेरी उम्र कोई 10 वर्ष की रही होगी जब मैंने डाक टिकट जमा करना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे पिता को मेरा यह शौक एक आंख न सुहाता था। वह शायद सोचते थे अगर एक बार मुझे इसकी लत लग गई तो पढ़ाई लिखाई के प्रति मेरा ध्यान उखड़ जाएगा। किंतु मेरा एक दोस्त था, लॉजिक चैपल का, उसे भी मेरी ही तरह विदेशी टिकट जमा करने का बेहद शौक था। लॉजिक के पिता बेरल ऑर्गन बजाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। वह एक आवारा किस्म का लड़का था, उसके मुंह पे चेचक के दाग थे, किंतु मुझे उसके प्रति गहरा लगाव था। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि स्कूली बच्चों को एक दूसरे के प्रति लगाव होता है, बिल्कुल वैसा ही। आप जानते हैं मैं बूढ़ा आदमी हूं, बीवी और बच्चों का स्नेह मुझे मिला है, किंतु मेरे विचार से तो दोस्तों की दोस्ती से खूबसूरत इस दुनिया में दूसरा कोई संबंध नहीं होता है। किंतु इस तरह की दोस्ती छुटपन में ही संभव हो सकती है, बात मोहताज भी नहीं रहती, क्योंकि उसमें हमारे स्वार्थों की मैली परत जमा हो जाती है। हाँ, मेरा मतलब एक खास किस्म की दोस्ती से है जिसमें गहरा उत्साह और आकर्षण छिपा हो, आत्मशक्ति, स्नेह भावना का छलछलाता उमड़ता ज्वार। वह अपने आप में इतना मुक्त और उछल होता है कि आदमी जब तक एक अंश दूसरे आदमी को दे नहीं देता उसे शांति नहीं मिलती। हाँ, मेरे पिता वकालत करते थे, शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में उनका विशिष्ट स्थान था, उनका रूप दबदबा सब मानते थे। और मेरी दोस्ती एक ऐसे लड़के के साथ थी जिसका पिता पियक्कड़ बैंड मास्टर था और जिसकी मां दूसरे लोगों के कपड़े धोकर अपने के करीब चलाती थी। लेकिन इसके बावजूद लोजी के प्रति मेरे दिल में गहरी श्रद्धा और आदर का भाव था, क्योंकि वह मुझसे कहीं ज्यादा चतुर और चालाक था। वो आत्मनिर्भर था, उसमें हर एक प्रकार का जोखिम का सामना करने का साहस था। उसकी नाक पर चेचक के दाग थे, ये बाएं हाथ से पत्थर फेंक सकता था, बहुत दूर तक। अभी मुझे सब चीजें याद नहीं रही जिसके कारण उसके प्रति मुझे इतना अटूट और गहरा लगाव उत्पन्न होने लगा था। किंतु मैं एक बात कह सकता, उसके बाद आज तक जिंदगी में किसी अन्य व्यक्ति के प्रति मेरे मन में इस तरह की भावना कभी उत्पन्न नहीं हो सका। उन दिनों जब मुझ पर टिकट जमा करने की धुन सवार हुई थी तो लूजी एक मेरा विश्वास पात्र मित्र था जिससे मैं कुछ भी नहीं छिपाता था। मेरे ख्याल से मनुष्य में संग्रह करने का शौक आदि काल से चला आ रहा है। अपने शत्रु के मस्तक, लड़ाई में लूटी हुई चीजें, रीछों की खालें, हिरणों का सिंह इत्यादि, जिस चीज पर उसका हाथ पड़ जाता था वह उसे अपने खजाने में जमा कर लेता था। किंतु टिकट संग्रह करने की एक अपनी विशेषता होता है, वह हमें एक अलग सा रोमांचक अनुभव देता है, जैसे कि आप सुदूर देशों को अपनी इन उंगलियों से छू रहे हैं। भूटान, बोलोविया, क्या गुड हो, इन टिकटों के सहारे ही आप अपने और एक अनजान देशों के बीच गहरी आत्मीयता को भी महसूस करते हैं। टिकट संग्रह का नाम लेते ही अपनी आंखों के आगे जमीन और समुद्री यात्राओं के रोमांचक कारनामे घूम जाते हैं।
क्या अपने आप में उतना ही रोमांचक और सनसनीखेज होता है जितना कि मध्य युग में चलाया जाने वाला ईसाइयों द्वारा धर्म अभियान? अच्छा, मैं भी आपसे कह रहा था ना कि मेरे पिता को मेरा यह शौक ज्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि वास्तव में यह स्वाभाविक भी है। अधिकांश लोग यह नहीं चाहते कि उनका पुत्र कोई ऐसा काम करे जो जिंदगी में स्वयं उन्होंने कभी नहीं किया हो। पुत्र के प्रति पिता की भावना अंतर विरोधों से भरी होती है। क्या कहा आपने? स्नेह अवश्य होता है, किंतु पूर्वाग्रह, अविश्वास और विरोध के तत्व भी मौजूद होते हैं। आप अपने बच्चों से जितना प्यार करते हैं उतनी ही मात्रा में विरोध भी, के विरोध की भावना स्नेह के साथ साथ बढ़ती जाती है। हाँ, बढ़ती ही जाती है। खैर छोड़िए, मैंने अपने टिकट संग्रह को गोदाम के कोने में छिपा के रखा था ताकि पिता की नजर ना उन पर पड़ सके। हम दोनों चूहे की तरह लुक छिप कर एक दूसरे के टिकटों को देखा करते थे। अलग अलग देशों के टिकट, नीदरलैंड, मिस्र, स्वीडन, इन टिकटों को देखकर हमारी आंखें नहीं भरती थी। हमने अपने खजाने को छिपा कर रखा था, अतः इसमें गोपनीयता की पाप भी दबी हुई थी जो हमें एक अलग सा आनंद देती थी। हमने जिस तरह से टिकट जमा किए थे वह अपने आप में कम रोमांचक और दुर्गम काम नहीं थे। जाने अनजाने परिवारों का घरों का चक्कर लगाकर उनसे आरजू मिन्नतें करके उनकी पुरानी चिट्ठियों से टिकटों को उतारकर अपने पास रख लेता था। और कभी कभार ऐसे लोग भी मिल जाते थे जिनकी मेज के दराजों कागजों से ठसाठस भरी होती थी, जिन्हें देखकर अपनी खुशी का ठिकाना ना होता था। मैं फर्श पे इत्मीनान से बैठकर पुराने कागजों के कूड़े करकट का निरीक्षण करने लग जाता था। मैं चुन चुन के वो टिकट निकालता जो मेरे पास नहीं होता था। मैंने कभी भी एक जैसे दो टिकट अपने पास नहीं रखे। इसे आप मेरी बेवकूफी कह सकते हैं, लेकिन जब कभी अचानक लंबाडी या जर्मन के किसी छोटे से राज्य या यूरोप के किसी स्वतंत्र नगर का टिकट हाथ लग जाता था, मानो खुशी पीड़ा की सीमा तक जा पहुंचती थी। शायद हर बड़ी खुशी के पीछे पीड़ा का एक मधुर स्पर्श छिपा होता है। लॉजिक मेरे बाहर प्रतीक्षा करता और वहां जाते ही मैं उसके कानों में दबे स्वर में फुसफुसाते हुए कहता था, लॉजिक, वहां पे हैनोवर का टिकट था, तुमने उतार कर रख लिया? उसका हाँ कहते ही मैं लूटी हुई संपत्ति को जेब में दबोच कर सरपट घर की ओर भागने लगता था जहां पर हमने अपने खजाने को छिपा कर रखा था। हमारे शहर में बहुत से कारखाने थे जहां पे अल्लम गल्लम माल तैयार होता था। कपास, रुई, घटिया किस्म का ऊन, इन सड़े गले मालों को दुनिया भर के वर्ण जातियों को भेजा जाता था, जहां से मुझे रद्दी कागजों की टोकरियां मिल जाती थी, क्योंकि ये कह सकता हूं कि लूट खसोट करने का सबसे बढ़िया स्थान था, जहां से मुझको प्राय दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, अफगानिस्तान, इंडिया, कांगो के टिकट मिल जाते थे। मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन मुझे इन नामों के ध्वनि मात्र से एक अजीब सा रहस्य और आकर्षण महसूस होता है। मैं आपको नहीं बता सकता कि उस क्षण मुझे कितनी खुशी होती जब कभी अचानक स्टेटस या नेपाल के टिकट हाथ लग जाते। ऐसी खुशी किसी खजाना खोजी या जमीन पे खुदाई करते वक्त उस पुरातत्व अन्वेषक को ही प्राप्त हो सकता। किसी चीज को खोजना और पाना, मेरे विचार से इससे बड़ा सुख और रोमांच जिंदगी में और कोई नहीं। हर आदमी को कोई ना कोई चीज खोजनी चाहिए। टिकट ना सही तो सत्य, स्वर्ण पंख, नुकीला पत्थर या कम से कम राखदानियां। वे मेरी जिंदगी के सबसे सुखद वर्ष थे। लॉजिक के साथ मेरी दोस्ती और मेरा टिकटों का संग्रह। फिर एक दिन मुझको तेज बुखार आ गया। लॉजिक को मेरे पास आने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वह कभी कभार नीचे दहलीज पर खड़े होकर सीटी बजाता था ताकि मैं उसकी आवाज को सुन सकूं। एक दोपहर घर के सारे लोग मेरी ओर से बेखबर थे। मैं सबकी आंख बचाते हुए ऊपर गोदाम चला गया जहां पे मैंने टिकट के बक्से को छिपा रखा था, क्योंकि मैं बुखार के कारण काफी कमजोर हो गया था। बड़ी मुश्किल से मैं संदूक के
ढक्कन को उठा पाया था। वो संदूक खाली पड़ा था। वो टिकट वहां पे नहीं था। जो मैंने जमा किया था, उस क्षण मेरे हृदय पर कितना गहरा मर्मांता आघात पहुंचा था, ये मैं आपको नहीं बता सकता। कुछ देर पत्थर की मूर्ति सा खाली संदूक के सामने मैं खड़ा रहा। उस वक्त मैं रो भी नहीं सका था, मानो कोई गोला अटक गया हो मेरे गले में। मेरे लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि मेरी सबसे बड़ी खुशी टिकटों का संग्रह गायब था। उससे भी अधिक बात यह थी कि उसे चुराने वाला कोई और न होकर मेरा भयानक मित्र लोईजिक था, जो बीमारी के दिनों चोरी चुपके आके मेरे टिकट के बक्से को उठा ले गया था। उस दिन मैं कितना बेचैन, कातर, बेबस था, ये मैं आपको नहीं बता सकता। बड़ी आश्चर्य की बात है कि बच्चे कितने दुर्दमनी पीड़ा भोग सकते हैं। क्या कहा? गोदाम से बाहर कैसे आया पता नहीं, पर उसके बाद मुझको तेज बुखार आ गया। चेतना के क्षण गंभीर भाव से मैं उस टिकट संग्रह के बारे में सोचता रहता था। इस विषय में मैंने अपने पिता और बुआ से एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि अरसा पहले मेरी मां गुजर चुकी थी और मैं जानता था कि वो मेरे अंतर पीड़ा को नहीं समझ पाएंगे। मेरी एक खामोशी मेरे और पिता के बीच एक दीवार से खड़ा कर दी। उसके बाद पिता के प्रति मेरा बाल सुलभ स्नेह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। लोईजिक ने मेरे साथ विश्वासघात किया था। यह मेरे लिए पहला अवसर था जब मैंने धोखा खाया था। लोईजिक ने मांगा है। मैंने अपने आप से कहा, तुमने एक भिखमंगे के साथ दोस्ती की, जिसका फल तुम्हें मिल गया। इस घटना के बाद मैं आदमी और आदमी के बीच भेद करने लगा। समाज के प्रति मेरी सहज और निर्दोष दृष्टि नष्ट हो गई। आज सोचता हूं तो लगता है उस वक्त मुझे उस घटना का गुमाना था, जिस घटना ने मुझको हिलाकर रख दिया, क्योंकि मैंने कभी इसकी कल्पना न की थी कि घाव जिंदगी भर के लिए मुझ पर एक खरोच छोड़ जाएगी। बुखार उतरने के साथ साथ टिकट खो जाने का शोक भी उतर गया। लोईजिक को नए मित्रों के साथ हंसता बोलता देखता तो मेरा घाव फिर हरा हो जाता था। एक बार बीमारी के बाद वह भागता हुआ मेरे पास आया। उसके चेहरे पे हल्की सी झेंक थी। न जाने हम दोनों कितने दिनों के बाद मिल रहे थे। और मैंने रूखे स्वर में कहा, लोईजिक, अपना रास्ता पकड़ो, आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। मेरी ये बातें सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया और उसने हकलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है। उस दिन के बाद से मुझसे जी जान से नफरत करने लगा। ऐसी नफरत निम्न वर्गीय लोग ही कर सकते हैं। हाँ, उस घटना के बाद मेरी समूची जिंदगी बदल कर रख दी थी। आसपास की दुनिया मुझे दूषित और अपवित्र जान पड़ने लगी। लोगों में मेरी आस्था नष्ट हो गई। हर एक व्यक्ति को मैं हिकारत और घृणा की नजर से देखने लगा। अब मेरा कोई मित्र नहीं था। बड़े होने पर अपने को मैंने अपने तक ही सीमित रखा। मुझे किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे के प्रति मैं अपना स्नेह, सहानुभूति कभी प्रकट नहीं करता था। तब मैंने अनुभव किया कि दूसरे लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। निष्कर्ष मैंने यह निकाला, दूसरे लोगों का आदर सम्मान का मैं तिरस्कार और घृणा की नजर से देखता हूँ।
मैं अलग थलग रहने लगा, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो अपने लक्ष्य साधना में जुटा हो, कर्मशील कर्मनिष्ठ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी नाक में मक्खी तक को नहीं बैठने देता। मेरे नीचे काम करने वाले व्यक्तियों के प्रति मेरा व्यवहार बहुत कठोर और चिड़चिड़ा हो गया था। जिस स्त्री से मैंने विवाह किया उसे ना अपना प्रेम दे सका, बच्चों का पालन पोषण निष्ठ ढंग से किया कि मेरे सामने कभी उंगली ना उठा सके। कर्तव्यनिष्ठता कर्तव्य पालनता की धार सबके ऊपर जम चुकी थी। हाँ, सबके ऊपर जम चुकी थी। यही थी मेरी जिंदगी, सारी की सारी जिंदगी। मैं जानता हूं जब मैं नहीं रहूंगा तो अखबार मेरी महत्वपूर्ण कार्य उज्जवल चरित्र की चर्चाएं होगी। काश कि लोग ये जान पाते इन सब के बीच मेरा कितना अंधेरा, अकेलापन और कितना आत्मसंकल्प दबा पड़ा था। हाँ, 3 वर्ष पूर्व मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी। उस दिन मुझको कितना कलेश हुआ था, यह बात मैंने आज तक खुद से दूसरों से छिपाता रहा हूं। शोक में बेचैन होकर मैं अपने परिवार का स्मृति चिन्हों को उलटने पलटने लगा था। पुरानी चीजें जिसे मेरे माता पिता अपने पीछे छोड़ गए थे, फोटोग्राफ्स, खत, मेरे स्कूल की कॉपियां। मेरे पिता एक गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे, पर जिस तरह से उन्होंने इन चीजों को सहेज कर रखा था, उन्हें देखकर मेरा गला भर आया था। उस क्षण मुझे लगा था कि मेरे पिता सचमुच मुझसे कितना स्नेह करते थे। गोदाम की अलमारियां चीजों से भरी पड़ी थी। अलमारी के निचले दराज में पिताजी ने एक संदूक को मोहर लगाकर रखा था और मैंने जैसे ही संदूक को खोला, मेरी आंखों के सामने वो टिकट संग्रह पड़ गया जिसे मैंने 50 साल पहले जमा किया था। मैं आज आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। मैं सच कहता हूं, मेरे आंसू फूट पड़े। मैं टिकट के बक्से को दबाकर इस तरह कमरे में लेके आ गया, मुझे कोई खजाना मिल गया हो। बातें मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौन गई। जब मैं बीमार था तो शायद पिताजी के हाथ मेरे ये टिकट का संग्रह पड़ गया होगा। अब पिताजी ने यह सोचकर इसे अपने संदूक में छिपा कर रख दिया ताकि मैं अपनी पढ़ाई मन लगा कर पाऊं। लेकिन पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद मेरे स्नेह से प्रेरित होकर ही ऐसा किया हो। उस मुझे पिता पर खुद पर रोना आने लगा। ऐसा मुझको याद आया, आखिर लुईस ने मेरे टिकट नहीं चुराए थे। मैं यह सोचकर ही कांप गया। उसका मैला कुचैला चेचक से भरा आवारा चेहरा मेरी आंखों के आगे घूमने लगा। अब वो कहां होगा, जीवित होगा भी नहीं। मैं आपसे सच कह रहा हूं, जब भी मैं अतीत की उस घटना के बारे में सोचता तो शर्म और ग्लानि से भर जाता हूं। एक झूठे संदेह के कारण मैंने एक अभिन्न मित्र को खो दिया। उसके ही कारण मैं अपना जीवन तबाह कर दिया था। उसके ही कारण मैं इतना केंद्रित हो गया था। उसके ही कारण मैंने जिस स्त्री से विवाह किया उसे विवाह के पूर्व या बाद कोई खत नहीं दिया। उसके ही कारण मैं डाक टिकट देख झल्ला और खींच उठता था। उसके ही कारण मैं दूसरे लोगों से नफरत करने लगा था, सिर्फ और सिर्फ उसके ही कारण। मैंने अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखा। तब सहसा मुझे लगा अगर मेरी जिंदगी में घटना ना होती तो मैं एक अलग किस्म का व्यक्ति होता, नेता, अभिनेता या आपकी तरह। मैं कुछ भी हो सकता था, मैं कुछ भी कर सकता था। मैं किसी के साथ बैठकर शराब पी सकता था। मैं दूसरे के साथ हमदर्दी के साथ पेश आ सकता था। मैं वो सब कुछ कर सकता था जो मैं नहीं कर सका था। वर्षों से मेरे दिल पे जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। वहां सारे पुराने टिकट मौजूद थे, क्यूबा, हैनोवर, लंबाडी, फिलीपींस।
ये देश, ये शहर जहां मैं जाना चाहता था किंतु अब नहीं जा सकता, क्योंकि इन टिकटों पर एक अज्ञात चीज का टुकड़ा चिपका हुआ जो हो सकता था पर हो ना सका। मैं रात भर उन टिकटों के सामने अपनी जिंदगी के बारे में सोचता रहा। अब मुझे लगा मैंने अब तक अजनबी, पराई, बेगानी जिंदगी जीता रहा। असली जिंदगी को देखा ही कभी नहीं हो सकता। मैं जब भी उन चीजों के बारे में सोचता हूं और अपने उस अपराध के बारे में जो मैंने रोजी के प्रति किया था, सोचने से क्या जो हुआ वो तो हो गया। मैं सीरियसली अपनी जिंदगी तो नहीं शुरू कर सकता ना। मैं आपसे कहना चीज भूल गया। मैंने फिर से डाक टिकट जमा करना शुरू कर दिया है। अगर आपके पास कोई डाक टिकट हो तो कृपया बताइएगा, उसे लेने के लिए मैं जरूर आऊंगा।